देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत ने ऑपोजिशन से सख्तियां और कार्रवाइयां की, ये बात समझ में आती है, मगर अब इत्तेहादियों को भी लगता है साइड लाइन किया जाने लगा है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने सदर आसिफ जरदारी के दस्तखत के बगैर ही सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस जारी करने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया। सवाल ये कि आखिर क्या वजह बनी कि मुस्लिम लीग नून ने सदर को बाईपास करने की कोशिश की, ये पूछ रही है पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा व सेनेटर परवश खान ने कहा है कि जाली दवाइयों और जाली डिग्रियों का सुना था, लेकिन अब जाली ऑर्डिनेंस भी आने लगे हैं। जाली ऑर्डिनेंस लाकर सदर जरारी के साथ बारीक वारदात डाली गई है। इस हवाले से सीनियर रहनुमा नवेद कमर ने जो कहा, आइए वो सुनते हैं। Sir, for the first time in Pakistan's black legislative history, an ordinance has been promulgated without the approval or the signature of the President, which is shameful, which is against the Constitution, which is not even in the larger scheme of things. So, सवाल है ये है कि क्या ये इक़दाम इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दबाव डालने की हिकमत अमली थी? क्या स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस इतना हंगामी था कि सदर के दस्तखत का इंतजार ही नहीं किया जा सकता था? दूसरी जानिब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहिया-जाम हड़ताल करने जा रही है, इस हवाले से माहौल अलीमा खान ने कहा है कि 8 फरवरी का क्या लाएअमल है ये हम भी नहीं बता रहे, ताहम डी चौक कोई नहीं जा रहा। वजीर आला पंजाब के तर्जुमान ने कहा कि अगर पहिया-जाम हड़ताल कामयाब हुई तो वो कुछ ऐसा करेंगे जिसका कम से कम मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते। 8 फरवरी को उन्होंने पहिया-जाम हड़ताल का कहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर उसमें ये कामयाब होते हैं, ये चैलेंज करते हैं कि 8 फरवरी को पहिया-जाम हड़ताल होगी पूरे मुल्क में, क्योंकि इमरान साहब की नजर अगर कामयाब हो गए तो क्या आखिर आप इस बात को, अगर कामयाब हो गए तो आपके प्रोग्राम में यहाँ टेबल पे मुर्गा बनूंगा, बड़े अरसे से मुझे शौक है ये बंदा मुझे बनवाए, आज तक नहीं बनवा सका, कोई एक बात साबित नहीं कर सका, हमेशा हवा में बातें करता है। वो विजुअल है। अल्लाह मान अल हफीज, ये वो नॉन सीरियस बातें हैं जो घरों में बच्चे करते हैं। क्या मुल्क में सियासत का मेयार ये बचा है? दूसरी जानिब बात की जाए तरीके इंसाफ सिंध के कैंपेन की, तो पहले सिंध हुकूमत ने इन्हें इजाजत दी। सईद गनी सुहेल आफरीदी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तक गए, सिंधी टोपी और अजरक भी पहनाई। फिर पीटीआई कारकुनार और सिंध पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और जैसे इनकी कैंपेन खत्म हुई तो सिंध हुकूमत ने कहना शुरू कर दिया कि पीटीआई कराची में 9 मई तर्ज का वाकया करना चाहती थी। सुनिए शर्जील नाम मेमन क्या फरमा रहे। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को जिस तरीके से उसके शीशे तोड़े गए, ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कल मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि सिंध हुकूमत ने हम पर क्रैक डाउन किया और हमारे साथ धोखा किया। क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं कर रहे, उन्होंने कहा कि जी आपको जो फैसिलिटेशन चाहिए स्पीडी करने के लिए वेंडर से हमारा राब्ता करें, हम उससे कहते कोई रुकावट नहीं है। जब उन्होंने कहा तो मैंने रात को 12 बजे फिर ट्वीट किया कि हाँ जी हम तैयार हैं, हम अंदर ही करेंगे। जहां जैसे मैं पहुंचा 12:30 बजे कोई 25 मोबाइलें, 50-60 पुलिस वाले डंडे लेके उन्होंने 25 गाड़ियां तोड़ दी हमारी। और वो जो रात भर इन्होंने फिर गिरफ्तारियां, मार धाड़, और उसके बाद दूसरे दिन कंटेनर लगा दिया। आप सब लोगों ने रिपोर्ट किया तो हमें समझ आ गया कि ये अपने आप का जो फेस अच्छा करना चाह रहे थे। और सबसे खतरनाक बात, चीफ मिनिस्टर को जो 2 घंटे का रास्ता 7 घंटे में गुजरवाया, ये ना अखलाकियात है ना कुछ है। वो झिरक से, कोहिस्तान से, पहाड़ों से होते हुए ठट्ठा के रास्ते है, मतलब कहाँ मोटरवे और कहाँ ठट्ठा, रास्ता भी नहीं पता था। तो वो वहां से होते हुए आए, उससे पता चल गया कि इन्होंने तो पंजाब से भी बुरी हरकत कर दी। हम तब भी है। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ सड़कों पर कैंपेन ये जारी रखेगी, और क्या 9 मई होने का एक और खदशा मौजूद है जो बात हो रही है, और फिर अगर ऐसे ही हालात बनने रहे
تو مذاکرات کیسے ہوں گے؟ وہ مذاکرات جس کا چرچا تھا پچھلے ہفتے وہ کہیں آؤٹ آف دا باکس ہو گیا ہے. اسی سب پہ بات کرتے ہیں. جی میرے ساتھ موجود ہیں آسیہ تنولی صاحب ہیں ممبر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون سے, میرے ساتھ سینیٹر سرمد علی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اقبال آفریدی صاحب ہیں ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے. تینوں موجود مہمانوں کا بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے آسیہ تنولی صاحبہ کی طرف جاؤں گے. آسیہ تنولی صاحبہ, آج ایک آرڈیننس آتا ہے صدر زرداری کے دستخط کے بغیر ہی, اس کے اوپر پیپلز پارٹی شدید نالاں ہوتی ہے, برہمی کا اظہار کرتی ہے کل بلکہ. تو یہ جو ساری صورتحال اس وقت بنی, ایسا کیا بنا کہ جو ہے یہ آرڈیننس لانا پڑا جس پہ کہا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ صدر زرداری کے ساتھ بڑی باریک واردات ڈال دی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. رضا, جمہوری حکومتوں میں جمہوری وقت میں ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے یہ. اور جمہوری حالات کو دیکھتے ہوئے پس منظر میں بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں, تو کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اور میں کہوں گی کہ پیپلز پارٹی کا حق ہے, جمہوریت ہے, ان کو اپنے رائے دینے چاہیے. انہوں نے واک آؤٹ کیا, وہ ان کا اپنی ثوابدید پہ تھا, لیکن جمہوریت میں ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور یہ پہلے بھی ہوئی, اب بھی ہوئی. تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اتنا زیادہ لے کے ہائپ کریٹ نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ بہت ساری چیزیں جو ملک کے مفاد میں ہوں اور قوم کے مفاد میں ہوں اور جمہوریت کے مفاد میں ہوں, تو اس کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو لے کے چلنا چاہیے کہ کیا چیز ملک کے لیے بہتر رہے گی. تو اگر انہوں نے واک آؤٹ کیا تو یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے, جمہوریت ہے, جی بالکل کر سکتے ہیں گے. اور اپنا حق کے رائے دینے استعمال کیا انہوں نے اس وقت. ٹھیک ہو گیا ہے, اپنا جو ہے وہ ہی استعمال کیا. میں جاؤں گی سینٹر سرمد صاحب کی طرف. سینٹر صاحب, کیا ہوا آخرکار؟ یہ واک آؤٹ بھی ہو گیا اور ساتھ میں آرڈیننس ایک جاری ہو گیا, اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس تھا یہ, جو کہ صدر کے دستخط کے بغیر تھا. آخر وجہ کیا بنی؟ اور ویسے بھی ابھی تو نمبر گیمز آپ لوگ کے ساتھ مجموعی طور پہ بڑے اچھے ہیں, اتحادی آپ جو سارے ہیں حکومت میں بیٹھے, پھر آرڈیننس لانے کی وجوہات کیا پیش آئیں اور وجوہات کیوں آ رہی ہیں؟ بل کیوں نہیں آ پا رہے کوئی طریقے سے, اور کوئی ڈسکشن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا لیکنگ آ رہی ہے؟ جی دیکھیں, اور اس کے آرڈیننس کیوں آیا, اس کے حوالے سے تو آپ حکومت سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آرڈیننس کیوں لے کے آئے, کیونکہ جس وقت قومی اسمبلی کا یا سینٹ کا اجلاس, پارلیمنٹ کا اجلاس ہو تو آرڈیننس نہیں لائے جاتے, قوانین لائے جاتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے اور پارلیمنٹ اس کو پاس کرتی ہے, اس کو ڈیبیٹ کرتی ہے اور پاس کرتی ہے. یہ آرڈیننس جو تھا کس طریقے سے لایا گیا, یہ حکومت کا کوئی نمائندہ یا کوئی وزیر جو ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ اتنی جلدی کیا پڑی تھی ان کو کہ یہ آرڈیننس لے کے آئیں. دوسری چیز جو ہے کہ وہ جواب تو دے دیا آسیہ صاحبہ سے لیا, تو آپ مطمئن ہو جواب سے؟ سن لیا آپ؟ وہ نہیں, میں مطمئن نہیں ہوں, اس لیے کہ دیکھیں یہ ایک آئینی مسئلہ تھا. آئین کے حساب سے بہت چیز کلیئر ہے کہ اگر آرڈیننس کوئی بھی قانون یا جو پارلیمنٹ سے پاس ہوا ہو یا آرڈیننس, وہ آرڈیننس جو ہے وزیر اعظم کے ایڈوائز کے بعد صدر مملکت کے پاس جاتا ہے, اور جب تک صدر مملکت اس پہ دستخط نہ کریں وہ قانون نہیں بنتا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آرڈیننس پہ صدر مملکت کے دستخط نہیں تھے تو وہ کس خوشی میں ایک اس کے نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی اور اس کو قانون کے طور پر نافذ کر دیا گیا. مطلب ایک چیز کامن سینس کی بات ہے نا, ایک آئین میں ایک سسٹم طے ہے, اس سسٹم کے تحت کام کیا جاتا ہے, اس سے ماورا آئین تو نہیں آپ کر سکتے. تو یہاں تو آپ ماورا آئین قدم آپ نے اٹھایا کہ آپ نے صدر مملکت کو آرڈیننس بھیجا اور ان کا انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ سائن کر کے واپس بھیجیں. آپ نے کہا, آپ نے ڈیم کیا, آپ نے تصور کر لیا اپنے خواب و خیال کی دنیا میں کہ جی صدر مملکت نے سائن کر دیا ہوگا اور ہم اس کو ایشو کر دیں, یا جو بھی آپ کی وجہ تھی. مطلب کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ صدر مملکت کے دستخط کے بغیر کوئی آرڈیننس نافذ کر دیا گیا ہو. تو یہ میرے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک ماورا آئین قدم تھا اور یہ نہیں اٹھایا جانا چاہیے تھا. اچھا, ماورا قانون ایک تھا, نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اقبال آفریدی صاحب آپ کی طرف آتی ہیں. اقبال آفریدی صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس
ऑर्डिनेंस को जो कि जारी हुआ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है सारे मामले को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप देखिए कि 2 साल पूरे होने को है और इस असम्बली में जितने भी ये कानून साजी हुई है या ऑर्डिनेंस लेके आए ये सारे इलीगल तरीके से, जिस तरह ये सदर जरदारी का इंतखाब हुआ था तो आपको पता नहीं कि कोरम पूरा नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ था तो वहाँ पे कोरम पूरा नहीं था। ये दूसरी बात ये है कि ये जो कानून साजी करते हैं बीच में से ये जो लड़ते हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगाते हैं, हमने तो पहले भी सिंपल सजेशन दी थी कि आप इस तरह करें कि अगर आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत जो मुस्लिम लीग चला रही है या इनके जो फैसले हैं ये अवामों की मांगों की तर्जुमानी नहीं कर रहे तो या तो अपोजिशन बेंचों पे बैठे या अदम एतमाद लेके आए, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये तो अवाम को भी गुमराह करना चाहते हैं, अवाम से भी ड्रामे करना चाहते हैं, वापस एक दूसरे को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जिस तरह में ये कराची पहले में हमें वेलकम उन्होंने कहा और बाद में जब उनको डायरेक्शन मिली तो स्पेशली ये दोनों साइड के जो लोग हैं ये फार्म 47 की पैदावार है और इनको डायरेक्शन मिलती है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून को बाई इलेक्शन में जितवाया, जिस तरह ये रिजर्व सीटें इनको दिलवाई गई, पीपल पार्टी के तो बुरे दिन आने वाले हैं कि उसको साइड पे किया जा रहा है और कौमी असम्बली में जो आददी वो बरतरी है वो मुस्लिम लीग को दे दी गई है। लिहाजा ये अभी आगे देखे कि क्या होने वाला है इनके साथ। और बाकी सदर जरदारी की जो पोजीशन है वो तो पहले से भी मुतनाज़ा है कि जो इलेक्शन हुआ है वो इलीगल तरीके से उनको जितवाया गया है। केपी का सेनेट का इलेक्शन नहीं था तो कोरम पूरा नहीं था, इस वजह से ये इलीगल तरीका है इनका। बाकी ये अगर चाहते हैं कि इस मुल्क में अवामों की उमंगों की तर्जुमानी हो, ये हुकूमत अवाम को कोई फायदा पहुंचाए या कौमी असम्बली में कानून साजी अवाम के फायदे के लिए हो, ये तो सारे इस्तिस्ना के लिए करते हैं या नेब से बचाने के लिए करते हैं। लिहाजा अगर ये चाहते हैं कि अवामों की तर्जुमानी करे तो आए असम्बली में या तो अपोजिशन बेंचों पे बैठे या अदम एतमाद लेके आए ताकि ये चैनलाइज हो, अवाम को कोई फायदा मिले। ठीक हो गया है। वापस आती हूँ आसिया तनूली साहब आपकी तरफ आऊंगी। आसिया तनूली साहब अब वो कह रहे हैं सेंटर सरमद अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि देखिए ये तो मामला कानून मामला हो गया और आपको जब सेशंस चल रहे होते हैं तो उस वक्त तो बिल लाने चाहिए, उस वक्त ऑर्डिनेंस लाने की क्या वजह बनी? मैंने इसका जवाब पहले भी दिया। जी जी अभी मैं जवाब देना चाहूंगी आफरीदी साहब का। जी जी आफरीदी साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनसे ये पूछें कि आपके तवज्जुह से मैं पूछना चाहूंगी, मेरे भाई हैं, मेरे कुलीग हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि पार्लियामेंट में रहते हुए उन्होंने कितनी आवाम के लिए काम किया। आप कहते हैं कि आप वोट लेकर आए, बिल्कुल मेरे कुलीग और मेरे भाई हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपने कितने जगह पे पाकिस्तान जहाँ पे खड़ा हुआ है जिन मुश्किल हालात में से था, जब बात होती है पाकिस्तान की आप पार्लियामेंट में नहीं होते, आप कोरम पॉइंट आउट कर देते हैं। जब बात होती है कश्मीर की आप नहीं होते, जब बात होती है गाजा की आप नहीं होते, जब बात होती है अवाम की आप नहीं होते, जब बात होती है मुल्क कौम की मईशत की आप पार्लियामेंट में नहीं होते, वॉकआउट करके निकल जाते हैं। तो फिर आप किस अवाम के लिए बात कर रहे हैं, किस कौम के लिए बात कर रहे हैं? आप अपने लिए बात कर रहे हैं, एक फर्द वाहिद के लिए बात कर रहे हैं, आप किस तरह? ठीक हो गया जी। इकबाल आफरीदी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी। सवाल करी थी आसिया तनूली साहबा कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं, फर्द वाहिद के लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? आप लोग मेन इश्यूज में तो होते ही नहीं है, आज कैसे बात कर रहे हैं? नहीं संभाला जा रहा। जो इशू है आपके मसला जो है वो ये है कि हम वहाँ पे देखते हैं जो एक मिनट आसिया साहिबा की शायद बात मुकम्मल नहीं, वो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, टेक्निकल ग्लिच, मुझे लगा कि वो बात खत्म हो गई। जी जी आसिया साहिबा क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा पहले भी वजीर आला केपी के गंडापुर साहब थे, उस वक्त भी इंतशार की सियासत की, उन्होंने अपने सूबे को नहीं देखा। आज भी यही हाल हुआ है, कभी वो कराची तशरीफ ले जाते हैं, कभी वो लाहौर तशरीफ लेके चले जाते हैं। भाई उन लोगों का क्या कसूर है जो आपको वो बकौल आपके कि उन्होंने आपको वोट दिए? उन लोगों ने क्या गुनाह कर दिया आप लोगों को वोट देके कि आप उनके सूबे के लिए काम नहीं कर सक रहे? आप पंजाब में देखें, मरियम नवाज साहिबा को देखें, वो कितना काम कर रही हैं। वजीर आजम साहब को देख लें, 2 साल होने को आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी जान मार दी है।
कभी किस जगह पे और कभी किस तरीके से तरक्याती प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। मुल्क की मईशत मजबूत होने जा रही है, लोगों के लिए काम हो रहा है। आप ये भी देखें कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो रहा है, लैपटॉप स्कीम्स दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, जॉब्स आ रही हैं, हमारे मवासलाती निज़ाम बेहतर हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे मुल्क के लिए काम होते जा रहे हैं और नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में 9 मई के बाद जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ वो हमने भी देखा, आपने भी देखा, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें फतह नसीब की, 9 मई के वाकया नहीं, हम 10 मई वाले हैं। और 10 मई वालों को अल्लाह ने जो फतह नसीब की वो पूरी दुनिया ने देखी। आज पाकिस्तान के साथ बैठ के एक मेज पे, एक टेबल पे बैठ के पूरी दुनिया बात करने को तैयार है, पाकिस्तान के बारे में बात करती है, पाकिस्तान के लोगों के बारे में बात करती है। पाकिस्तान का पासपोर्ट मजबूत हुआ है, जो हरा पासपोर्ट है आप देखें वो बहुत मजबूत हो गया है। और पाकिस्तान जहां से पाकिस्तानी गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन 9 मई के वाकये के बाद जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हुआ था वो हमारी तबाही की तरफ लेके जा रहा था। तो अभी आप अपने सूबे के ऊपर तवज्जो दीजिए मेरे भाई। अब आप ये ना देखें, आप ये देख रहे हैं कि जी PMLN की हुकूमत ने ये काम किया और ये काम किया। PMLN की हुकूमत हमेशा आई है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए ही काम करती रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये अज़्म है PMLN की हुकूमत का, ये अज़्म है नवाज शरीफ का, ये अज़्म है शहबाज शरीफ का, और यही अज़्म लेके मरियम नवाज साहिबा चल रही हैंगी। अच्छा, वो आसिया साहिबा भी आप पासवर्ड की बात करी थी तो यहाँ मैं एक छोटी सी तस्दीक कर रही हूँ। मेरे सामने भी अभी ये खबर आई है जिसमें आज ये खबर शाया हुई है कि जिसमें बताया गया है कि 2026 के लिए दुनिया के जो ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स हैं उसमें पाकिस्तान का नंबर क्या है। ये मैं नहीं कह रही, ये उस लिस्ट के मुताबिक जो कि अभी दुनिया के सारे पासपोर्ट्स के आई है उसमें दुनिया के कमज़ोर तरीन पासपोर्ट्स में पाकिस्तानी पासपोर्ट के हिस्से में जो है वो 98वां नंबर आया है। और 31 ममालिक में वीज़ा फ्री दाखिला भी मुमकिन नहीं है। और साथ ही अगर इसमें देखें तो यमन का पासपोर्ट पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर यह 98वें नंबर पर मौजूद है, जबकि उससे नीचे इराक, शाम और अफगानिस्तान का है। तो पाकिस्तान से ऊपर सोमालिया भी ऊपर है, नेपाल भी पाकिस्तान से ऊपर है, बांग्लादेश भी ऊपर है, फलस्तीन, शुमाली कोरिया और ये सारे मैं सिर्फ ये बात कहूंगी कि पहले की चीजों को आप देख रहे हैं, ये रिपोर्ट पहले बनी होंगी, अब आप लेके जाएं। बस तारीफों पे लगे रहते हैं, बाकी असल हकायक तो कुछ और होते हैं ना जी। असल में रिदा ने आपकी जो जितने भी नैरेटिव थी उसका खात्मा कर दिया कि पाकिस्तान आप लोगों की वजह से इसका पासपोर्ट कितने नंबर पे है। लिहाजा मैं आपको एक बात की क्लियरिटी के लिए आपके जमाने में मैं एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ जी, प्लीज बात सुने। देखिए मेरा इख्तिलाफ आप लोगों की जात से नहीं है। देखो ये रियासत जो है या ये पार्लियामेंट है ये पाकिस्तानियों के लिए बना है कि हम कैसे डिलीवर करें, हम इसको कैसे फैसिलिटेट करें, लूज एरिया को कैसे पापोच इलाकों के सतह पे ले आए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आए रोज आप आपस में लड़ रहे हो। जब फिर कानून साजी की बात आती है और डायरेक्शन की ओर से आती है तो वही कानून साजी के भी अदलिया को मफलूज बनाते हो, कभी आप जो है ना ये पार्लियामेंट की जो बेतुकीरी कर रहे हो, कभी आप इंतजामिया को उसके हवाले या आप या सुने थोड़ा सा तो सुने ना जी कि आप जो कानून साजी के अलावा आप बजट पेश करते हो तो अगर कुरान पे हाथ रख के आप कह सकते हो कि आप बजट में एक लफ्ज आप लोगों ने लिखा है, आपको तो लिखा हुआ आ जाता है, आप पढ़ लेते हो और बीच में से फिर जरदारी नवाज से शहबाज शरीफ से खफा होता है और शहबाज शरीफ जरदारी से खफा होता है, बीच में से दोनों लाइलम होते हैं कि बजट तैयार किसने किया। लिहाजा एक बात कि अगर इस रियासत में ये जमहूरियत है, जमहूरियत में इख्तिलाफ राय होता है तो हम आपके साथ जिस तरह आप बी टीम हो और ड्राइविंग सीट पे कोई और बैठा है और वो चलाता है। लिहाजा खुदा का खौफ करे, ये रियासत और रियासत में रहने वाले आवाम ये आप लोगों के रहम करम पे है। आप आए रोज केसेस बनाते हो, आप आए रोज लोगों को उठा के जेलों में डालते हो, आप एक बहन को भाई से मुलाकात के लिए नहीं छोड़ते हो, आप अदलिया की आर्डर और जजमेंट को नहीं मानते हो, तो आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आफरीदी भाई, आप क्या बात कर रहे हैं भाई? एक होल्ड ऑन, अच्छा एक मिनट मैं आप दोनों मर्द से पड़ी है जी, मैं आप दोनों का मौके
میں آپ بیوی دونوں بستر مرگ پہ ہے اور فون پہ بات نہیں کرائی جاتی. یہاں پہ حالات یہ ہوتے ہیں کہ کینسر کی مریض خاتون ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ بہانے ہیں, یہ دھوکہ ہے, یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ بستر مرگ پہ ہیں. یہاں پہ رات کے وقت بیڈ روم میں جا کے دروازہ توڑ کے گرفتار کیا جاتا ہے, باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا جاتا ہے. وہ سارے وقت ہمیں بھولنے نہیں چاہیے. یہ مکافات عمل ہے. ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ یہ مکافات عمل ہے, اس کو آپ اس طرح نہ کریں. ہم روکتے اچھا رہے مکافات عمل ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا. اوکے, اقبال صاحب صبر 2 منٹ میں دیتے ہیں. میں سینٹر سرمد صاحب کی طرف جانتے ہیں, پلیز وہ رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں بہت دیر سے. ان دونوں کا پنگ پونگ کرانا ہے تو مجھے اقبال صاحب پلیز آئی ریکویسٹ یو, مجھے جانے دیں سینٹر سرمد صاحب کی طرف جانے دیں پلیز. جی سر, جی سینٹر سرمد صاحب جی. جی نہیں سرمد صاحب آپ پلیز رسپونڈ کیجئے. جی صحیح سر. اس لیے نہیں آتا آپ کے شو میں کیونکہ پنگ پونگ کرانے کے لیے آپ شروع ہو جاتی ہیں. نہیں, میں اتنی دیر سے آپ کے سامنے ان کو کہہ رہی ہوں اور آپ ہی کو کہہ رہی ہوں کہ آپ رسپونڈ کیجئے. وہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے, میں نے ان کو کروا دیا اسی لیے چپ. جی وہ پتہ نہیں وہ اپنی دنیا میں کس جگہ پہ رہتے, کس دنیا میں رہتے ہیں جہاں وہ گفتگو کر رہے ہیں. مجھے تو ان کی گفتگو سمجھ نہیں آتی. کہیں بھی نہیں رہتے. جی سرمد صاحب جی. ندا, I am leaving the show. Let him speak. ان کا ایک مونولوگ ہے, ان کو مونولوگ نہیں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں بار بار کہ آپ بولیے, میں تو آپ کے انتظار کر رہی ہوں. یہ جو پارٹی ہے جس کا نام پی ٹی آئی ہے, یہ کسی دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی, تو کیوں کسی اور کو بلاتے ہو؟ انہی لوگوں کو بلایا کرو جو 24 گھنٹے بولتے رہے. کسی اور کو بولنے سر آپ پلیز فاسسٹ پیپل. چلو بولے, ابھی ناراضگی کی کیوں آگے بولے, فاسسٹ ہیں لوگ, کسی اور کو بولنے نہیں دیتے. سر سرمد صاحب پلیز. جی میں اب صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو یہ گفتگو کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کس دنیا میں یہ چاند پہ رہ رہے ہیں, کہاں رہ رہے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں. کوئی بل کہیں سے بن کے نہیں آتا, کوئی کچھ بن کے نہیں آتا. جو میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے صرف ایک پوائنٹ اٹھایا تھا کہ یہ ایک چیز انکانسٹیٹیوشنل تھی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور یہ بات حکومت کو اس کا جواب دہ ہونا چاہیے. حکومت نے اس کے اوپر اپنا ودرا کر لیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن حکومت should be take responsibility for it. اگر غلط تھا they should take responsibility for it. باقی رہی بات جو یہ گفتگو کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ جی کہاں پہ پاکستان کا پاسپورٹ ہے. یہ اس سے بھی برے نمبر پر تھا پاسپورٹ جب ان کی حکومت تھی. وائی ڈو وی فورگیٹ کہ 131ویں ایک پی ٹی آئی کی حکومت میں 131ویں نمبر پہ تھا پاکستانی پاسپورٹ آؤٹ آف 132. مطلب ہمیں وہ یاد نہیں رہتا, ہمیں یہ یاد رہتا کہ 98 نمبر پہ آ گیا ہے, تو کیوں آ گیا 98 نمبر پہ. مطلب تھوڑی سی امپروومنٹ چیزوں میں ہو رہی ہیں تو اس کو ماننا چاہیے کہ ہو رہی ہیں. پاکستان کا ایک دنیا میں وقار بڑھا ہے 10 مئی کے بعد. ہمیں ماننا چاہیے کہ دنیا میں پاکستان کا وقار بڑھا ہے 10 مئی کے بعد. اس بات کو کہنا کہ جی پاکستان کا وقار نہیں بڑھا 10 مئی کے بعد, یہ تو بیسکلی وہی لوگ بات کر سکتے ہیں جو 9 مئی والے ہیں. وہ لوگ بات نہیں کر سکتے جنہوں نے 10 مئی کو شکست دی ہے, ہندوستان کو فوجی شکست دی ہے اور نیریٹو کو شکست دی ہے جن لوگوں نے ہندوستان کے. وہ صرف وہی لوگ بات کر سکتے ہیں جنہوں نے 9 مئی کو بڑا غلط اس ملک کا کرنے کی کوشش کی تھی, جنہوں نے اس ملک کا بڑا غلط کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. مطلب ہم اس وقت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کا دنیا میں ایک وقار ہے, ایک مقام بن گیا ہے. اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں, بجائے اس کے کہ یہ پاسپورٹ والی جو ایک پرانی ایک کہانی ہے یہ لے کے آ جائے. ہم ہر وقت یہ پاسپورٹ والی پرانی کہانی جو ہے اس کا ہم ڈھول بجاتے رہتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے, سوائے اس کے ہم اور کچھ نہیں کرتے. اس کو ہم بند کر دیں. اب لیٹس موو آن, لیٹس سی پاکستان کہاں چلا گیا ہے. ہمیں بات کرنی چاہیے کہ پاکستان نے سعودی عربیہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کی بات کرنی چاہیے. ہمیں بات کرنی چاہیے جو پاکستان میں کی جو ڈیفنس کی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں, جو ہم F-17 کو جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کی ہمیں بات کرنی چاہیے. ہمیں بات کرنی چاہیے کہ پاکستان میں کا جو امریکہ کے ساتھ تعلق بحال ہوا ہے اس کی بات کرنی چاہیے. ہمیں چین کے ساتھ اپنے رشتے کی بات کرنی چاہیے. ہمیں ان چیزوں کی بات کرنی چاہیے. اب بس کر دیں پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی. مطلب ہم لوگوں نے سوائے مطلب ہم پاکستان بیشنگ کے علاوہ کچھ اور کر سکتے ہیں زندگی میں. لیٹس موو آن.
I think, but point is this: we have to correct the data and figures. ना बात होनी शुरू हुई थी हुकूमत की तरफ से, और आज आपके ही आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आज इस मुल्क के नंबर पे आ गया पाकिस्तानी पासपोर्ट, इस मुल्क इसके वो ढोल पुराना फटा हुआ ढोल जो सेंटर साहब, प्लीज सेंटर अहमद साहब, यू आर वेरी लेनेड, मतलब आपको ये बात नहीं सूट देती ना कि आप इस पे एटलीस्ट इस पे आ जाए। देखिए ना, आसिया साहिबा ने एक बात की तो उसको रेक्टिफाई करना जरूरी है, और आज आपके ही चैनल पे जियो पे ही सबसे बड़ी खबर ये लगी हुई है इस वक्त। तो सर प्लीज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल सर, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द नंबर्स एंड डेटा ना। एटलीस्ट मैं आपकी हर बात को मानूंगी, आप अपना पॉइंट स्कोरिंग करें, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन सर डेटा और फिगर्स पे हम नंबर पर बात करेंगे। वी आर द जर्नलिस्ट, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट। सॉरी टू से सर, वी हैव टू पे आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एटलीस्ट। ये मैं नहीं कह रही, मैंने कोर्ट से की है ये खबर सर। दिस इज नॉट माय न्यूज, दिस इज नॉट माय न्यूज सर। मुझे बोलने दीजिए, थोड़ा सा इनकी क्लैरिटी के लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, ये रियासत, अगर ये हुकूमत आप लोगों ने फार्म 47 से हमें हासिल की है, ली है जबरदस्ती, लेकिन रियासत हमारा है। अगर इनकी पासपोर्ट की कदर और कीमत गिर जाती है तो रेदा को भी इसका दर्द होता है, मुझे भी होता है, और हम इसलिए कहते हैं कि जो आप लोगों के इकदामात है, जो आप लोगों की पॉलिसी है, उसको जरा ठीक करवाए, उसको जरा सही तरीके सही से पे ले जाए, ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। आपकी नहीं है रियासत, हम सब की है, रियासत हमारी माँ है, इसलिए हम तो ये कह रहे हैं। मैं आसिया तनूली साहिबा की तरफ जाती हूँ। आसिया तनूली साहिबा, इस वक्त एक बात सर, बस ठीक है, दिस इज नॉट अ टॉपिक टुडे, मैं वो कर चुकी हूँ बात। मैं आसिया तनूली साहिबा आपकी तरफ आऊंगी सर। मैडम, तहरीक इंसाफ ने नए मिसाक जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी कुव्वतों को दावत दी है, और जो बैरिस्टर गौहर साहब आज कह रहे हैं, जो कि चेयरमैन है पीटीआई के इस वक्त, तो आप इसको कैसे देखेंगे? और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 हफ्ते पहले एक मुज़ाकरात डायलॉग की ऑफर की थी, वो कहां तक पहुंचा? क्या इस पे कोई हुकूमत के कंसेंसस डेवलप हो रहे हैं ऑपोजिशन के साथ? जी मैडम। देखें जी, मुज़ाकरात की दावत हमेशा ही देते रहे हैं, लेकिन ये कभी भी मुज़ाकरात के मेज पे आए हैं। लेकिन 9 मई वालों के साथ कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? उनकी शराइत पे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकती ना। मुज़ाकरात तब होंगे जबकि मुल्क के मफाद में हो, अवाम के मफाद में हो, रियासत के मफाद में हो, या कि रियासत में दहशत गर्दी के खात्मे के ऊपर हो। आप क्या चाहते हैं कि वापस से वही दहशत गर्दी हो, वही 9 मई के वाकया दोबारा दोहराए जाएं? इस तरह तो मुज़ाकरात कभी भी नहीं होते। कभी आप पार्लियामेंट में नहीं बैठते, कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए, कोई भी इशू पे बात करने के लिए आप पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं होते, तो मुज़ाकरात कैसे होंगे? आपके लोग ही नहीं होते वहां पे किसी बात को लेके करने के लिए, तो आप कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं? मुज़ाकरात के लिए आपको उन शराइत पे आना पड़ेगा जो कि मुल्क के मफाद में हो, रियासत के मफाद में हो, अवाम के मफाद में हो। इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते कि आपकी शराइत पे ही मुज़ाकरात हो जाएंगे और आप तमाम पार्लियामेंट के जितनी भी तमाम पार्टीज हैं उनको बुला के मुज़ाकरात करेंगे। ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात के लिए बाकायदा माहौल बनाया जाता है, उसके लिए दोनों तरफ से बात सुनी जाती है, पॉइंट्स बनते हैं, देन उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं। ये इस तरह से मेरे कहने पे या उनके कहने पे मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात बाकायदा तौर पे तसलसल का नाम होता है, जो कि बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बनता है, और उसके लिए हाँ बिल्कुल पीएमएलएन ने हमेशा बात की है, मिलकर काम करने की बात की है। जमहूरियत में अख्तलाफात भी होते हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर हैं, ज़ाहिर है जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी पार्टी हैगी, और वो इख्तलाफात भी करेगी, तो देखे जाएंगे। बात होती है, वो ऐसे इख्तलाफात नहीं होते कि जी आप कहते हैं कि जी पार्टी के साथ शामिल हैं, आप पीएमएलएन के साथ शामिल हैं, आप उनके साथ इत्तेहादी हैं, तो आप इख्तलाफात नहीं कर सकते। बिल्कुल उनके इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन वो एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं। और हमें भी चाहिए कि जब ये बात करने के लिए आए मुज़ाकरात के लिए, तो हम रखें वो पॉइंट्स जिसमें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात हो, दहशत गर्दी के खात्मे की बात हो। यहाँ पे दहशत गर्दी का वो सुबह जो अवामी सुबह है केपी के, वहां पे दहशत गर्दी इतनी हो रही कि उन्हें पता भी नहीं है कि दहशत गर्दी किस तरीके से खात्मा किस तरह किया जाएगा। हमारे पुलिस, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारे शहरी, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, तो उस पर बात नहीं होगी। इसलिए हमें बाकायदा तौर पे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, और इसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह बातचीत नहीं होती जिस तरीके से आप कह दें कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और हमने बात करनी नहीं, ये कोई तरीकेकार नहीं है जी इनका। ठीक है, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा और आना पड़ेगा चीजों के ऊपर। सेंटर सरमद साहब आपकी तरफ आऊंगी। सरमद साहब आपको आवाज आ रही है?
یار آپ نے تو مجھے جی نظر سینٹر انداز صاحب کر دیا، ابھی ان سے ہی اس کے پاس آئی ہو، ابھی مجھے بولنے نہیں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں، ایک منٹ میں ذرا میں حکومت کا موقف دونوں تو طرف کا ابھی لے تو لوں، پھر آدھا آپ کی گھنٹہ طرف ہی آ رہی انہوں ہوں نے اقبال صاحب۔ کی، ابھی آدھا گھنٹہ اقبال تو صاحب چلو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ لوگ اس پروگرام میں پیشنس اور ٹالرنس نہیں رکھ سکتے سب آپس میں، تو پھر مذاکرات میں کیا بیٹھیں گے سر؟ تھوڑا سا پیشنٹ، آپ کے پاس سب کو پورا ٹائم دوں گی، ڈونٹ وری سر، سب کو پورا ٹائم دوں گی۔ سر سینٹر سرمد صاحب حکومت باری باری پہ لینا جی، ایک دوسرے کی بات، ان کے دونوں کی تو ایک ہی نیروٹیو ہے، وہ تو فارم 47 کے ذریعے ایک ہی چیز کل کریں گی، باقی تو آپس میں لڑے گی، اختلافات تو ان کی آپس میں بلیک میلنگ کے لیے ہے۔ مجھے بولنے دے کہ مذاکرات پہ میں بات کروں سر میں ایک منٹ، میں یہی آپ کے پاس لے چاہ رہی ہوں کہ آپ کنکلوڈ کر دیں گے۔ پھر ان کے ساتھ لگے رہو، اقبال صاحب آپ کنکلوڈ کر دیں گے نا، دونوں پارٹیوں کا جواب آ جائے گا تو آپ کنکلوڈ کر دیں گے۔ چھوڑے تو یہ تو میرا وہ قریبی جاننے والا تھا، اس لیے میں نے یہ جوائن کیا، ورنہ بیسی میں نہیں بیٹھتا ٹاک شو میں۔ یہ جو ہمیں پوری طریقے سے بولنے نہیں دیا جاتا، ہم دیکھو ایک 25 کروڑ عوام کے نمائندہ جماعت سے ہم نمائندگی کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی ایک ہی باری کبھی دوسری۔ ارے بھائی میرا سوال تو اس طرح نہیں، ابھی چونکہ باری میری ہے، ابھی تو میں مجھے آپ سے بولنے یہ کہہ رہی ہوں، آپ میرا سوال تو سن لیجئے، بالکل میرا سوال سن لیجئے، آپ میرا سوال سن لیں۔ دیکھیے جو ابھی آسیہ تنولی صاحبہ نے کہا ہے، میں پھر سینٹر سرمد صاحب کی طرف چلے جاؤں گی، آپ چلے سوال، میں چاہ رہی تھی کہ آپ کنکلوڈ کر دیتے، لیکن ٹھیک ہے چلے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں پیپلز پارٹی سے کنکلوڈ کرا لوں گی۔ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ آسیہ تنولی صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جی ریلکٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ آپ کی کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جس کے اوپر حکومت پھر بیک کر جاتی ہے، یا وہ سوچتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے کہ جی کیا کریں مذاکرات، اور 9 مئی والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، انہوں نے کہا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ پھر 8 فروری کو ایک ہڑتال کی کال دے رہے ہیں جس کے لیے سب آپ کو منع کر رہے ہیں ابھی بھی، تو پھر ایسی صورتحال میں مذاکرات کیسے ہوں گے سر؟ مائک بند کر لیتے ہیں جی بیچ میں سے یہ بولتے ہیں جی سر، تو یہ ڈرامے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 9 مئی سے نکل آئے، 9 مئی انہوں نے ایک قبر کھودی ہے جس میں حق اور سچ بولنے والے، آئین و قانون کی حکمرانی چاہنے والا اس میں دفن کر رہے ہیں۔ باقی رہی مذاکرات کی بات، مذاکرات جب پہلے شروع ہوئے تھے اسپیکر قومی اسمبلی کی کمیٹی کے ساتھ اور ہمارے قائدین کے درمیان، ڈیڈ لاک کہاں پہ پیدا ہوئی؟ ڈیڈ لاک تب پیدا ہوئی کہ جو مذاکرات ڈسکس ہوئے اس کو ہم نے ڈائریکشن کے لیے وقت مانگا اپنے بانی چیئرمین کے، اس کے پاس یہاں ایک شارٹ کمرشل بریک لے رہے ہیں، ول بی رائٹ بیک آفٹر، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہوئی تھی جی اقبال آفریدی صاحب کی طرف جاتی ہوں، وہ بات کر رہے تھے۔ جی اقبال آفریدی صاحب، شہباز شریف، جو مریم نواز، یہ جو شہباز شریف، یہ جو خواجہ آصف، یہ جو سب نے یہاں پہ سپیچز کی ہے، وہ ذرا سنیں اور اس سے اندازہ لگائے کہ یہ کتنے خیر خواہ ہیں ان ملک کے ساتھ، ان اداروں کے ساتھ۔ لہٰذا ہمارا جو نیریٹو ہے وہ کلیئر ہے، ہم پاکستان میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، نہ ہمیں اپنے لیے نہ رو چاہیے، نہ عمران خان کے لیے چاہیے۔ لہٰذا ہم انشاءاللہ اس بار نکلیں گے اور پھر ہم بیٹھیں گے ڈی چوک میں، اور یہ واضح طور پر ہم اب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 باتیں کریں گے، ایک عمران خان کی رہائی اور اس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی، چاہے ہم پہ گولی برسائے، چاہے جیل میں ڈالے، لیکن واپس نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہو گیا ہے، سینٹر سرمد کی طرف جاؤں گی۔ سینٹر سرمد صاحب میں چاہوں گی کہ اس کو کنکلوڈ کر دیں آپ، کیونکہ سر ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے نون لیگ نے یعنی کہ آفر کی تھی مذاکرات کی، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج تحریک انصاف نے نئے میثاق جمہوریت کے لیے جمہوری قوتوں کو دعوت دے دی ہے۔ ایسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے، اور کیا اس سے جو ہے کوئی اچھے ریزلٹس آ سکتے ہیں سر؟ بہتر اس کے کہ میں اس کے اوپر جاؤں، میں نے جب اپنی بات کی ڈیٹا کے اوپر اپنی بات کی تھی تو میں نے جا کے اتنی دیر میں گوگل پہ چیک کیا، 2021 میں 113واں نمبر تھا پاکستانی پاسپورٹ کا، اوکے، اور اس دفعہ 98 نمبر ہے۔ آئی تھنک اٹ از این امپروومنٹ، ناٹ یہ امپروومنٹ تصور کرنا چاہیے، اس کو کوئی نیگیٹولی ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ اوکے
ठीक हैविंग सेड दैट, जो अब आप बात कर रही हैं, आप बुरा मान गई थी मेरी बात का, लेकिन मैं हमेशा डेटा के ऊपर बात करता हूँ, मैं डेटा के बगैर कभी बात नहीं करता। मेरा डेटा जो है ना, मेरा स्ट्रेंथ है। तो अब मैं बात करता हूँ जो अभी आपने बात की। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कैटेगोरिकली फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और उसके अलावा भी बहुत बार कहा है कि हम सेंटर सरमद से हम बात करें। सेंटर सरमद को अगर दोबारा हम कनेक्ट कर ले सो इट्स बेटर कि सेंटर सरमद साहब का जो है वो आ जाए। और आसिया साहिबा भी लाइन पर है। आसिया साहिबा लाइन पर हैं आप? आसिया साहिबा लाइन पर हैं आप? हमारी आवाज़ आ सकती है? अच्छा, हम सेंटर साहब को कोशिश कर रहे हैं कि उनको कनेक्ट कर लें ताकि उनका जो वर्जन है हम वो पूरा प्रॉपर उसको ले लें, क्योंकि आई नो कि जितने हमारे गेस्ट हैं बड़े ऑनरेबल हैं हमारे लिए, और वो जब उनकी बात पूरी नहीं होती तो ऑफ कोर्स अगर आप, मैं भी जाती हूँ प्रोग्राम में दूसरों तो फिर अगर नहीं बात पूरी हो सके तो वो एक नाराज़गी या नाला हो जाते। तो विल ट्राई टू कनेक्ट सेंटर सरमद सो दैट वी कुड टेक हिम हिज स्टांस, और हम अपनी बात को प्रोग्राम में फिर उन्हीं की बात से कंक्लूड करते हुए एंड करेंगे अपने प्रोग्राम को। क्योंकि आज हमने बात की है जी एक तो इस ऑर्डिनेंस के हवाले से जो कि बड़ी क्लियर हुई है, और साथ ही दूसरी हम बात करें जी मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और होने भी चाहिए। मुल्क में कहीं एक डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए और उस डायरेक्शन को बेहतर अंदाज में लेके चलने के लिए तमाम सियासी जमहूरी क़ुव्वतों का और पार्टीज़ का ये किरदार होना चाहिए कि वो आगे वे फॉरवर्ड निकालें। वे फॉरवर्ड निकलेगा ही तो ही जो है उससे ही चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए, कौम के मफाद में, मुल्क के मफाद में। सो सरमद साहब से बात हो सकती है हमारी अब? विल ट्राई टू कनेक्ट सेंटर सरमद विद आस अगेन, और हम कोशिश करेंगे कि जी उनका मौक़िफ़ लेके उसी के कंक्लूजन के साथ हम प्रोग्राम के एंड की तरफ भी जाएं नाज़रीन। और यकीनी तौर पे जी बात सिर्फ इसी की नहीं है, बात ये भी है कि जो आखिर इत्तेहादी जमातें हैं वो क्या हिकमत अमली डाल सकती हैं अब। और मैं वापस जाऊंगी जी सेंटर सरमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, कनेक्ट कर लिया हमने उनसे। जी सेंटर साहब आपकी बात मैं चाहूँगी मुकम्मल कर लीजिए। जी तो मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक बार नहीं बारहा कहा है कि रिकंसिलिएशन होनी चाहिए और हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा अगर आप याद करें 27 दिसंबर को जब शहीद बीबी की बरसी थी तो वहाँ चेयरमैन बिलावल ने और सदर ज़रदारी दोनों ने कहा कि जी हम पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन चाहते हैं। लेकिन इस मसला ये है कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की ख्वाहिश को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इनका मसला ये है कि ये पीटीआई जो है ये मुज़ाकरात चाहती है, लेकिन ये मुज़ाकरात करना सियासतदानों के साथ नहीं चाहती। ये चाहती है कि ये फौज के साथ मुज़ाकरात करें, और फौज के साथ भी मुज़ाकरात ये करें कि इमरान खान को तब जेल से निकाल कर दोबारा वज़ीर आज़म बनाया जाए। और लेकिन मसला ये है कि फौज तो इनके साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती। फौज कहती है कि जी आप सियासतदानों से मुज़ाकरात करें, ये कहते हैं सियासतदानों से हमें मुज़ाकरात करना नहीं। मसला यहाँ पे आके फंस जाता। जब तक आप सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं हो सकेगी। फौज आपसे बात करना नहीं चाहती, एस्टेब्लिशमेंट आपसे बात नहीं करना चाहती, आप हमसे ही आपको बात करनी पड़ेगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सियासतदान एक रियलिटी है। आपको अगर आप सियासतदान हैं तो आपको सियासतदानों के साथ ही बैठ के बात करनी पड़ेगी। आप नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व खुदारा मत करें। आपने पहले इन्वॉल्व किया था और देख लें मुल्क का क्या आपने हाल कर दिया था, वो हाल मत करें। तो अब अपना ये है मुज़ाकरात का टोटल मसला। जिस दिन इनको समझ आ गई कि जी मुज़ाकरात सियासतदानों से करने ये आएंगे कर लेंगे। जब तक इनको समझ नहीं आती आई थिंक दे विल कंटिन्यू ये अपनी एक खामख्याल दुनिया में रहेंगे कि जी हमें फौज शायद हमें बुला लेगी, हमसे मुज़ाकरात कर लेगी, खान को रिहा करके वज़ीर आज़म बना देगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया, ऐसा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। सेंटर सरमद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज से तनूली थी इकबाल आफरीदी से। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त अशद ज़रूरत है कि तमाम सियासी जमातें, जब जमहूरी जमातें बैठें और वे फॉरवर्ड निकालें, उसी से ही सबकी भलाई है और उसी में ही एक मजबूत डेमोक्रेटिक सेटअप आगे परवान चढ़ सकता है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान से भी दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।